तो गाइस सिंपल सा है, व्हाट इज क्लाउड एंड यूज। तो सबसे पहले आता है आईएएस। आईएएस लेयर, तो हम लोगों का जो क्लाउड में एड ऑन है वो आईएएस ही लेयर है। इसके अलावा क्लाउड की और भी 2 लेयर्स हैं जिनको हम नहीं पढ़ेंगे बट डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो क्लाउड प्रोवाइडर वर्चुअल इंफ्रा एंड रेंट, यानी कि लीज बेसिस पे। वर्चुअल इंफ्रा की मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाते हैं सर्वर्स, स्टोरेजेस। तो ये 2 चीजें होती हैं, सर्वर और स्टोरेज, यानी कि जहां पर रिक्वेस्ट आएंगी और जहां पर डेटा सेव होगा। अब सर्वर्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सर्वर्स को सिक्योर करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, सर्वर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, स्टोरेज कितने टाइप्स के हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तीसरा यहाँ पे आता है डेटाबेसेस। तो ये 3 चीजें हमारे पास हैं जो कि हमें क्लाउड प्रोवाइड कराता है। तो जो भी चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं वो रेंटेड बेस पर होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि दूसरी जो हमारे पास लेयर आती है वो आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि आपने क्या करा कि मैंने बोला कि क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा, क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा, कि आपको एक क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा बनाना है। तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, नाउ कि आपने क्लाउड से एक सर्वर ले लिया, करेक्ट। अब इस सर्वर पे नाउ यू कैन इंस्टॉल, कि अब आपने यहाँ पे क्या इंस्टॉल करा, यू कैन इंस्टॉल द एडीडीएस, यानी कि अब आप यहाँ पे क्या है, एक सर्वर का प्लेटफॉर्म बना रहे हो। दैट इज कॉल्ड कि आपने यहाँ पर एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस काम करी, एडीडीएस। तो जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आती है वो आपका आता है कि आपको सर्वर के ऊपर क्या काम करना है। यानी कि इफ यू आर यूजिंग क्रोम, तो जो क्रोम है वो आप क्या करते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल करते हो। यस नो, वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो वो क्या एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो। आपको लाइक मूवीज देखनी है तो आपने क्या करा, वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा। तो पहली लेयर तो आपके सिस्टम की कि सबसे पहले यू नीड अ लैपटॉप, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इंस्टॉल द वीएलसी मीडिया। लाइक इफ यू आर ए डेवलपर, तो अगर आप डेवलपर हो तो आपने क्या करा, आपको जावा बेस्ड काम करना है तो आप जावा इंस्टॉल करोगे, डॉट नेट बेस्ड काम करना है डॉट नेट करोगे, एसक्यूएल करना है एसक्यूएल इंस्टॉल करोगे। दैट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। क्लियर द पॉइंट। यानी कि इंफ्रा पहले आपने घर बनाया, अब खाना बनाना है तो नाउ यू नीड अ गैस। अब तीसरी जो लेयर आती है, इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की अब किसी डेवलपर ने कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया लाइक का टैली का। अब जो भी अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उस टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेंगे। सॉफ्टवेयर सपोज करिए बना है जावा से, तो जावा पे एक बंदा काम कर रहा है, उसने टैली सॉफ्टवेयर बनाया और अब कोई टैली पे काम कर रहा है। तो टैली पे जो काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ऐप, तो आप क्या करते हो, जब मैसेज सेंड करते हो रिसीव करते हो तो आप व्हाट्सएप ऐप के थ्रू करते हो। तो व्हाट्सएप ऐप क्या है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। लेकिन व्हाट्सएप ऐप जिसकी चीज के थ्रू बनी है वो क्या है, बैकएंड में कोई ना कोई कोडिंग उसके लिए यूज हुई है, तो वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म। अब वो कोडिंग जिस पर्टिकुलर सिस्टम पे बैठ के करी होगी, दैट इज कॉल्ड अ आईएएस। तो ये 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर 3 लेयर्स में से सबसे पहले वी हैव एग्जीक्यूट आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और जब भी आप आईएएस लेयर पे काम करते हैं तो आईएएस लेयर का सिंपल सा है कि क्लाउड प्रोवाइडर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट इज क्लाउड एंड यूज ऑफ क्लाउड। तो एक लेमन लैंग्वेज में एक शॉर्ट नोट्स में लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो क्लाउड इज अ सर्विस cloud is a service, and this service provided by many cloud service provider. Such as AWS. So AWS is a cloud service or service provider? It's a service, not in service provider. It's a service provider is Amazon. यानी कि कंपनी, इस कंपनी की ये एक सर्विस है। Amazon की अपनी भी एक सर्विस है, वेब सर्विस, यानी कि आपकी शॉपिंग वेबसाइट भी है। यस या नो, और भी प्रोडक्ट्स हैं।
इसी तरीके से क्लाउड एक सर्विस है और इस सर्विस का जो ऑनर है वो अमेजोन है, यानी कि इस सर्विस को किसने बनाया है, अमेजोन ने। सेम एज अजूरे, अजूरे भी क्या है, एक हमारी क्लाउड सर्विस है, बट इस सर्विस को किसने एग्जीक्यूट करा है, माइक्रोसॉफ्ट ने। सेम एज जीसीपी, जीसीपी क्या है, हमारी एक सर्विस है दैट इज फॉर द गूगल, यानी कि सिंपल सा है, मोबाइल फोन तो है बट एप्पल किसने बनाया है, सैमसंग किसका है, माइक्रोमैक्स किसका है, यस या नो। तो हर कंपनी का ऑनर अलग अलग है, हर कंपनी का नाम है, बट सबने बनाया क्या है, मोबाइल फोन। अब हर मोबाइल फोन के फीचर्स देखें तो 30% फीचर्स अलग होंगे, यस या नो, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो वही है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, एन नंबर ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आप कोई भी क्लाउड यूज कर सकते हैं, कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड इज अ सर्विस, दिस सर्विस प्रोवाइड बाय द मैनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सच एज AWS, अमेजॉन, अजूरे, माइक्रोसॉफ्ट, GCP, गूगल। इसके बाद रेडिट, रेडिट क्लाउड भी हमारे पास अवेलेबल है, लाइक VMware, VMware क्लाउड भी हमारे पास अवेलेबल है, लाइक अलीबाबा क्लाउड है एंड अदर्स। इसके अलावा ऑरिकल क्लाउड्स और काफ़ी सारे क्लाउड्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं। नाउ कि अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्लाउड यूज़ करते हैं, वो आपकी मर्जी है। सिंपल सा है, काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स हैंडसेट्स मार्केट में है कंपनी के। अब ऐसा तो नहीं कि सब लोग एक ही हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर किसी स्टूडेंट्स के मोबाइल सेट्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। कंपनी एक होगी तो वर्जन्स अलग अलग होंगे, मॉडल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सेम एज कि अगर आप AWS ही यूज़ कर रहे हैं तो कोई लिनक्स सर्वर बना रहा है, कोई मैक सर्वर बना रहा है, तो कोई विंडोज सर्वर बना रहा है, कोई लिनक्स में भी जा रहा है तो कोई वहाँ पे उबंटू लिनक्स कर रहा है, कोई रेडिट लिनक्स कर रहा है, कोई सुजे लिनक्स कर रहा है, यस या नो। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो ये आपका पहला पैटर्न है कि क्लाउड इज अ सर्विस एंड दिस सर्विस प्रोवाइड द मैनी क्लाउड सर्विस। ऑल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑल CSP, CSP stands for cloud service provider, all cloud service providers provide 70% same services such as IaaS, PaaS and SaaS, यानी कि हर कंपनी का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर कंपनी ने अपना एक प्लेटफॉर्म भी बना रखा है और हर कंपनी ने अपना एक SaaS सॉफ्टवेयर भी, सर्विसेज भी बनाई है। फ़र्क क्या होगा, ओनली 30% का, नाम का फ़र्क हो सकता है बट आउटपुट क्या आएगा, सबका सेम ही आएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? एंड ऑल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड सेम रिसोर्सेज, ऑल CSP प्रोवाइड वर्चुअल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वर्चुअल रिसोर्सेज किसको बोला जाता है, यहाँ पे वर्चुअल रिसोर्सेज बोला जाता है VMs को, वर्चुअल मशीन। आपने वर्चुअलाइजेशन में भी वर्चुअल मशीन बनाई है, यहाँ पर वर्चुअल मशीन VMs को ही बोला जाता है। तो आपको वर्चुअल मशीन बनानी है तो दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो अगर यहाँ पर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेजेस, virtual storages, now databases, virtual databases, now networking, virtual network। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये आपकी रिसोर्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी सर्विसेज हैं एंड अदर्स, यानी कि आपको कोई सर्वर बनाना है तो सिंपल सा, अगर आपको कोई लैपटॉप लाना है तो आप घर पे वाईफाई भी लगाएंगे, तो वाईफाई क्या होगा, एक फिजिकल डिवाइस हो गया। लेकिन क्लाउड पे क्या होगा, वाईफाई से अब आप क्या, वायर से आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हो तो वो फिजिकल वायर हो गई, बट यहाँ पर ऐसा कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो क्या होंगी, वर्चुअली मिलेंगी। So now the all cloud service providers provide virtual resources such as virtual machines, storages, databases, network and others। आपको कोई वर्चुअल मशीन बनानी है जिसको हम इंस्टेंसेस भी कॉल करते हैं तो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर स्टोरेज एग्जीक्यूट करना है तो आप अपना पर्टिकुलर स्टोरेज भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप अब स्टोरेज में लाइक कि कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम पे स्टोर करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं तो हम तो गूगल ड्राइव पे रखना चाहते हैं, तो आप स्टोरेज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यू नीड अ डेटाबेस, आपको डेटाबेस चाहिए, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं।
नाउ कि अगर आपको नीड के अकॉर्डिंग से आपको नेटवर्क चाहिए तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना नेटवर्क भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सो एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास है कि आपको पर्टिकुलर वीएम्स क्रिएट करनी है यानी कि सर्वर्स, या आपको डेटा रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, आपको लाइक डेटाबेसेस चाहिए, या आपको नेटवर्क चाहिए। तो यहाँ पे आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट अब क्या आता है यहाँ पर, अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होते हैं। एवरीवन यूज एंड एक्सेस क्लाउड सर्विस resources in world wide with the help of इंटरनेट। यानी कि आप क्लाउड की सर्विसेज को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो, बट आपको किसकी नीड होगी? इंटरनेट की। यानी कि क्लाउड की अपनी एक डिपेंडेंसी है कि अगर उस सर्विस को एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर आपको गूगल, याहू, फेसबुक, ये कोई भी चीज़ें एक्सेस करनी है तो आपको नीड है एक मीडिएटर बनाया हुआ है इंटरनेट। यानी कि हमें कहीं भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कनेक्ट है और अगर हम फिजिकली मूव नहीं हो सकते तो हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो कॉलिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जो भी वीडियो कॉलिंग के लिए पैरामीटर्स हैं वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो कॉलिंग वाले फंक्शंस होने चाहिए, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट रिक्वायर्ड है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर required. So everyone use and access the cloud service resources in worldwide with the help of internet. Now when you use any resource in cloud, अगर आप क्लाउड की कोई भी रिसोर्स यूज करते हैं तो पे एज पर द यूजेज, आपको उसका पे करना पड़ेगा यूजेस के अकॉर्डिंग। यानी कि अभी आप क्या किया, आपको कोई सर्वर चाहिए बट आपको सर्वर 1 घंटे के लिए चाहिए, आप फिजिकल सर्वर खरीद के लिए आए तो आपकी कॉस्ट तो वन टाइम ही चली गई। मुझे अगर यहाँ पे 1 घंटे के लिए चाहिए तो मैं 1 घंटे के लिए अपना सर्वर रेंट पे लूँगा, रन करूँगा, जब तक वो रनिंग है तो उतनी टाइम का पैसा देना है, वो स्टॉप है तो मेरे को पैसा नहीं देना। तो मेरे को अगर 24 आवर्स के लिए सर्विस नहीं चाहिए, मुझे तो 1 आवर, 2 आवर या 7 आवर या 8 आवर्स के लिए चाहिए, तो उतनी देर के लिए मैं सर्वर ऑन करूँगा और उतनी देर का ही मैं क्या करूँगा? पे करूँगा। सो एज पर द यूजेज, जितना आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करते हो। और एवरीवन यूज़ का मतलब है कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स, हॉस्पिटल सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कोई भी इस सर्विस को यूज़ कर सकता है। सो दिस इज द व्हेन यू यूज एनी रिसोर्स इन क्लाउड, पे एज पर द यूजेज, आपको इसका पे करना पड़ेगा। तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्लाउड एंड यूज ऑफ क्लाउड, तो सिंपल सा है कि क्लाउड पे हमारे सर्विस बनते हैं। आपको पूछे कि सर्वर्स क्यों बनते हैं, तो सिंपल सा है कि इससे पहले आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कि व्हाई मूव इन क्लाउड। सो बिफोर मूविंग हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑन प्रीमाइस था, देन वर्चुअलाइजेशन आया, कहीं ना कहीं दोनों जगह हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। ऑन प्रीमाइस में सारे के सारे सर्वर फिजिकली, यानी कि अगर आपको विंडो 10 इंस्टॉल करनी है तो आपको पहले लैपटॉप लिया फिजिकली 50,000 रुपये का और उस पर विंडो इंस्टॉल करी, तो कहीं ना कहीं उस विंडो को चलाने के लिए आपको क्या पड़ा? 50,000 का लैपटॉप लेना पड़ा। अब मैंने बोला यू कैन यूज़ द वर्चुअलाइजेशन, और आपके सिस्टम में अगर फ्री रिसोर्स है तो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो। तो आप सभी ने क्या करा, आपको पता है कि हमारे लैपटॉप में 8 GB 16 GB रैम है, जिसमें से 4 GB रैम फ्री पड़ी हुई है। तो आपने क्या करा, वर्चुअलाइजेशन टूल डाला, उसके ऊपर एक और लाइनक्स की मशीन बना दी। तो अब लाइनक्स की मशीन के लिए आपको दोबारा से 50,000 रुपये तो खर्च नहीं करने पड़े ना। आपने क्या करा कि जो हार्डवेयर आपका फ्री था उसी को आपने वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से यूज़ कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी हार्डवेयर कॉस्ट 50% हो गई, आधी लिनक्स यूज़ कर रहा है और आधी आपकी बेस मशीन यूज़ कर रही है। बट क्लाउड पे तो हमें फिजिकल खरीदना ही नहीं है। यानी कि क्लाउड पे जाने का मतलब क्या है कि हमारी हार्डवेयर कॉस्ट क्या हो गई? 0। यानी कि अब आपको 50,000 पे करना ही नहीं है। तो सर्वर बनाने के लिए आपको कोई भी हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्वर की सर्विस कहाँ पर एक्सेस होगी? तो मैंने अभी आपको बताया था क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मैंने सर्वर क्लाउड पे बना दिया, वहाँ पे कोई भी यूज़र एम्प्लॉय करना है तो एम्प्लॉयज़ को हमने लैपटॉप दे रखे हैं, 30, 35, 40 हज़ार के लैपटॉप दे रखे हैं। सर्वर आता है 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ के।
यस है नो। सो अब लैपटॉप दे रखे हैं, सो यूजर की प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे और लैपटॉप पे यूजर अपना लॉगिन करेगा। अब चाहे वो उसमें ऑफिस में आके काम करे या वर्क फ्रॉम होम करे, क्योंकि चीज़ें क्या है सेंट्रलाइज हैं और सारी चीज़ें क्या हो गई हैं ऑनलाइन हो गई है। सो हमारा नेटवर्क पे भी डिपेंडेंसीज नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में ही आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाउड आने से क्या है कि यू कैन एक्सेस इंटायर वर्ल्ड, आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आजकल कंपनीज की एक और है कि हमारा एम्प्लॉयज़ को वो ऑफिस में बुलाएंगे तो उतने 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको बिठाने के लिए चेयर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो कंपनी ने क्या करा है, 1000 एम्प्लॉय की जगह उन्होंने क्या कर दिया है, 100 एम्प्लॉय का सेटअप बना लिया है। अब उन्होंने क्या कर दिया, कंपनीज को हाइब्रिड मोड पर डाल दिया है कि 2 दिन ये एम्प्लॉयज़ आएंगे ऑफिस में वीक में, 2 दिन ये एम्प्लॉयज़ आएंगे, 2 दिन ये एम्प्लॉयज़ आएंगे, क्योंकि 1000 चेयर्स तो मुझे तब चाहिए ना जब 1000 एक साथ आएंगे। बट मैंने हाइब्रिड में क्या कर दिया भाई, 4 दिन आपका ऑनलाइन होगा, 2 दिन आप ऑफिस में आइए। दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड मोड। तो पहले 200 लोगों को मैं बना रहा हूँ पहले 2 दिन, फिर 200 को बुला रहा हूँ, तो मैं 200 में, तो 200 का सेटअप मुझे रेडी करना है। उस हिसाब से मेरा क्या चाहिए, कूलिंग कैपेसिटी चाहिए, यस है नो, उस हिसाब से चेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 1000 के लिए मेरी ऑफिस रेंट दे रही है 2 लाख रुपये महीने या 5 लाख रुपये महीने 1000 एम्प्लॉयज़ को बैठाने की। 1000 एम्प्लॉयज़ एक साथ आएंगे, उनकी चाय पानी का खर्चा भी देना पड़ेगा। अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको तो अच्छा लग रहा है कि यार हमारा वर्क फ्रॉम चल रहा है, बट ये नहीं पता कि वर्क फ्रॉम होम करने से नॉलेज हमेशा रिड्यूस होती है। नॉलेज कभी भी गेन नहीं होगी वर्क फ्रॉम होम करने पे, रीजन कि आपको बताने वाला कोई नहीं है। गॉट इट द पॉइंट। और 24 यानी कि आप जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते, किसी से बातें नहीं कर सकते, आपको अपने सिस्टम पे लॉगिन करके बैठे रहना पड़ेगा। ऑफलाइन में हो तो ठीक है, सिस्टम पे नहीं है, कोई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ तो कहने के ऑफिस में आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या है, आपको सिस्टम पे बैठा रहना पड़ेगा, कब कौन सी टिकट जनरेट हो जाए। तो ऑफिस में तो क्या छोटे छोटे ब्रेक्स भी ले सकते हैं ना, बट घर पे वो सब अलाउड नहीं होते। दूसरा कि जब आपको वर्क फ्रॉम हुआ है तो कंपनी सीधा बोलती है नहीं यार आपका तो वर्क फ्रॉम होम है ना, पूरे दिन घर पे ही तो रहते हो, अब ये तो है नहीं कि मुझे घर पहुंचना है। तो आपके पास अगर कॉल आएगी तो उस समय आपको लॉगिन होना ही पड़ेगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम इज वन काइंड ऑफ 24/7 जॉब। वो आपको लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम है हमारा, बट वो 24/7 वाली ही जॉब है। नाउ सो दिस इज अ पैरामीटर्स की क्लाउड पर है। अब क्लाउड पे काम करने का पैटर्न क्या है, व्हेन यू यूज क्लाउड, व्हेन यू यूज क्लाउड क्लाउड सर्विसेज, आपको अगर क्लाउड की सर्विसेज यूज करनी है, फर्स्ट क्रिएट क्लाउड अकाउंट। आपको सबसे पहले अपने क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप AWS यूज कर रहे हैं तो AWS का अकाउंट क्रिएट करिए, आप अजूरे कर रहे हैं अजूरे का अकाउंट क्रिएट करिए, आप जो भी क्लाउड यूज कर रहे हैं सबसे पहले आपको उसका क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको याहू से मेल करनी है तो याहू की ईमेल आईडी पहले आपको खुद अपना बनाना पड़ेगा। आपको जिस बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है पहले उस बैंक अकाउंट में आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, यस या नो। तो सिंपल सा है कि अगर आपको जिस भी क्लाउड को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्लाउड की सर्विस यानी कि क्लाउड से खुद से लॉगिन होना पड़ेगा, यानी कि अपना क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन लॉगिन विद अकाउंट। आपको फिर उस अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा, और लॉगिन होने के बाद नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रीजन, सिलेक्ट रीजन। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है कि अकाउंट क्रिएट करना है और लॉगिन करना है। सो हाउ टू क्रिएट अकाउंट, सिंपल सा है गाइस कि अगर आपको क्लाउड पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड टाइप गूगल पे जाके आपको सिंपल सा लिखना है AWS फ्री टायर अकाउंट। तो AWS फ्री अकाउंट पे आपको क्लिक करना है गाइस, यहाँ पे फ्री टायर लिखा आ रहा होगा, नीचे अकाउंट भी लिखा आ रहा है, AWS कंसोल भी लिखा आ रहा है, तो AWS फ्री टायर पे आ रहा है। तो बेटर है कि आप amazon.com जिस पे आ रहा हो वो वाली साइड लें। तो आपको AWS पे क्लिक करना है, आपका जो कंसोल खुलेगा तो यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट अकाउंट, या बट बेटर है कि आप यहाँ से ना जाके माई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके अंदर आ रहा होगा AWS मैनेजमेंट कंसोल। यू कैन क्लिक द AWS मैनेजमेंट कंसोल। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है,
साइन इट विद रूट यूज़र, आपको रूट यूज़र सेलेक्ट करना है और अपने अकाउंट की आईडी और पासवर्ड डालने हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। जब भी आप अपना AWS अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आज द यूज़र नेम, यानी कि आप किस ईमेल आईडी क्या है उसका यूज़र नेम, आप अकाउंट नेम क्या रखना चाहते हैं। नाउ जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहली वेरिफिकेशन आपकी आएगी कि आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करानी पड़ेगी। देन वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट करेंगे, सो इट्स आज द पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका नेम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी पूछेगा। देन आपका मोबाइल नंबर आएगा तो सेकंड वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर की होगी। थर्ड नंबर पे ये पूछेगा यूज़, कि आप क्लाउड का अकाउंट यूज़ क्यों करना चाहते हो, एज ए एम्प्लॉय यूज़ करना चाहते हो, इंटरप्राइज, तो आपको यहाँ पे करना है पर्सनल यूज़ के लिए। गॉट इट, इंडिविजुअली और पर्सनली आप यूज़ करना चाहते हो, भी आप सीखना चाहते हो, किसी कंपनी के लिए तो बना नहीं रहे हो, तो पर्सनल यूज़ ऑप्शन लेना पड़ेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट में ऑप्शन में आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, वो आपका मास्टर या वीज़ा होना चाहिए। आपका SBI या कुछ बैंकों के कार्ड्स को सपोर्ट नहीं करता है। नाउ एक बार में पेमेंट उसकी एक्सेप्ट होगी जिसने अपने कार्ड से कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रखी होगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप कहते हैं सर पेमेंट डेबिट हो गया बट अकाउंट नहीं बन रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो मैसेज आपके पास आता है ना डेबिट का, उसको ध्यान से पढ़ लें, तो वो आपके बैंक का एरर हो सकता है। तो आप अपने बैंक में कॉल करके पूछिए कि सर ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ बट ये मेरी सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस आपके कार्ड पर इनेबल होने चाहिए। ट्राई करके देख लेना रुपए कार्ड, क्योंकि रुपए का ऑप्शन आने लग गया है, तो हो सकता है रुपए कार्ड भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। सो नाउ कि आपकी 2 रुपीज़ की यहाँ पे पेमेंट होगी। पहले क्या था, 2 रुपीज़ होता है, बट समटाइम्स कभी कभार क्या होता है कि या तो 2 रुपीज़ आता है या कभी कभार $1 लिखा आ जाता है, वो इसकी पॉलिसी के ऊपर है। तो या तो 99% है कि 2 रुपीज़ की पेमेंट होगी, 1% चांस है कि वहाँ पर $1 की पेमेंट हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप जब अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो कभी कभार $1 भी शो होता है, कभी कभार 99% 2 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और अपना अकाउंट एक्टिव, अकाउंट को एक्टिव होने में 24 आवर्स लगते हैं। यानी कि अगर आप आज अकाउंट बनाएंगे तो आपको 24 आवर्स लगेंगे अकाउंट को एक्टिव होने में। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्लियर गाइस? सो ये वाला प्रोसेस है। गिव मी ए मिनट। इज इट क्लियर गाइस? तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि आपने सपोज करिए अकाउंट बनाया, और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास सिलेक्ट रीजन, कि अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, रीजन। सो रीजंस क्या है, पहले हम रीजंस पढ़ते हैं, देन इसका ऑप्शन रहेगा। सो सबसे पहले बताता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लाउड के अंदर हर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी टॉपिक मिस करा तो वो लॉस है। अंजलि, तो नाउ कि फिलहाल हाउ टू लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट। तो मुझे अपने क्लाउड के अकाउंट से लॉग इन करना है। तो क्लाउड के अकाउंट से सिंपल सा है, लॉग इन होने के लिए आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेम, एंड लॉग इन होने के बाद नाउ आई एम सेलेक्ट द रूट। तो मैं रूट यूजर से लॉग इन हो रहा हूँ, ये है ना अंजलि। नाउ गिव द आईडी, देन गिव द पासवर्ड। तो नाउ गाइस, जब भी आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे तो आपके पास ये वाला पैटर्न, ये वाली विंडोज आएगी। क्लियर? तो ये विंडोज आपके पास ओपन होगी जब भी आप अपने क्लाउड के फर्स्ट टाइम आपका जब अकाउंट क्रिएट होगा। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ये ऑप्शन आएगा। नाउ कि अब आपको जो भी, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है सपोर्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट सेंटर, दैट मीन्स कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, आपकी पेमेंट वाला जो प्रोसेस है वो आपका एक्टिव नहीं हुआ है। तो जब तक वो चीज़ है, अब कुछ स्टूडेंट्स का चैलेंज आएगा कि सर सारी चीज़ें हो गई हैं,
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सपोर्ट का, सर्च ऑप्शन में यू कैन सर्च द सपोर्ट। तो सपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो टेक्निकल सपोर्ट का मतलब है अगर आपका कोई भी अकाउंट से रिलेटेड इशू आ रहा है, अंजलि एंड गीतांजलि देख लीजिए ये वाला पॉइंट, कि आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपके अकाउंट में किसी भी चीज़ से रिलेटेड चैलेंज आ रहा है या आपको अपना बिल वेव ऑफ कराना है कि आपका बिल ज़्यादा बन गया है, आपने गलती से कुछ ऐसे रिसोर्स कर लिया, यहाँ पे आपका 2000-4000 का बिल बन गया है, तो आप सपोर्ट सेंटर पे जाके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो AWS कभी कभार क्या करता है कि आपके बिल को वेव ऑफ कर देता है, उस केस में आपको बिल नहीं करना पड़ेगा। सो आप गए और यहाँ पे क्रिएट केस। नाउ अब आपका अकाउंट और बिलिंग से रिलेटेड है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपकी मशीन क्रिएट नहीं हो रही है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि आप सपोर्ट पर अपनी मेल ड्रॉप। अगर आपका बिलिंग से रिलेटेड है या अकाउंट से रिलेटेड है, तो सपोज करिए मैंने अकाउंट करा, मेरा यहाँ पर है बिलिंग से रिलेटेड, तो बिलिंग सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं मेल टाइप कर दूंगा कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम यूजिंग दिस अकाउंट एज अ पर्सनली, सो बाय मिस्टेक मेरा बिल बन गया, तो प्लीज वेव ऑफ माई बिल। तो सारा इंटायर जितना भी बिल होगा टिल डेट तक का सारा हो जाएगा, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो। डिपेंड करता है कि आपका वो वैलिड होना चाहिए, एक ही बार करेगा और वो वैलिड होना चाहिए। क्लियर? सो लाइक आपको बिलिंग, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो अकाउंट में गया, अब यहाँ पर क्या है कि अकाउंट से रिलेटेड है, तो माई अकाउंट कैंसिल करना है, क्लोज करना है, या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ पे अपनी क्यूरी जनरेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आखिरी में जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा, कि आपको जो सपोर्ट चाहिए वो वाया कॉल चाहिए, वाया चैट चाहिए, या वाया मेल चाहिए। तो बेटर है कि आप यहाँ पे चैट वाला ऑप्शन ले लें, वो आपसे चैटिंग करेगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप उससे बात करिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपकी पहला है कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट। तो आज पहली क्लास है हमारी, तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्लाउड है क्या, व्हाट इज क्लाउड, व्हाई यूज द क्लाउड, एंड नाउ अगर आपको क्लाउड की व्हेन यू यूज द क्लाउड सर्विस, तो फर्स्ट क्रिएट द क्लाउड अकाउंट, देन लॉग इन विद अकाउंट, देन सेलेक्ट द रीजन। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि रीजन क्या है इन अ क्लाउड रीजन। तो गाइस रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हम रीजंस की टर्म्स की हम बात करते हैं, तो CSP स्टैंड्स फॉर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। CSP create physical servers and storage data centers in multiple locations. इन पर्टिकुलर लोकेशंस को वी कैन कॉल द रीजन। यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या करें, अपने डेटा सेंटर्स बनाए हैं। एंड डेटा सेंटर्स क्या है, डेटा सेंटर इज कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, स्टोरेजेस, नेटवर्क डिवाइसेस। लाइक जैसे कि आपका डेटा सेंटर में मान लेता हूँ आपका लैपटॉप, तो अब आप अपने लैपटॉप पे 4 ही मशीन बना सकते हो, गॉट इट। और उस 4 में कितनी रैम देने है, कितना CPU देना है, कितना स्टोरेज है, वही कॉन्फ़िगरेशन आपके लैपटॉप पे है। लेकिन मुझे 1 लाख मशीन्स बनानी हो, तो उस हिसाब से मेरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, यस या नो। तो उसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर इज कलेक्शन ऑफ फिजिकल मशीन्स, जहाँ पर 100, 200, 1000, 1 लाख मशीन्स लगी हुई हैं, 1000 सर्वर्स एक साथ लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेटा सेंटर। So multiple locations. So cloud service providers create a physical servers and storage data center in multiple location. इन्हीं locations को हम क्या बोलते हैं, regions कॉल करते हैं, such as India, Australia, Canada, US, Singapore and others. When you deploy any रिसोर्स का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको पहले भी। रिसोर्स का मतलब है VMs, आप कोई वर्चुअल मशीन्स बनाना चाहते हैं क्लाउड पे, कोई भी स्टोरेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी नेटवर्क अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, एंड अदर्स। यानी कि व्हेन यू डिप्लॉय एनी रिसोर्स इन क्लाउड, फर्स्ट सिलेक्ट रीजन।
यानी कि जब भी आप क्लाउड के अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्लाउड का एक पोर्टल आ रहा है, दिस इज योर पोर्टल। उस पर्टिकुलर पोर्टल्स में उन्होंने काफ़ी सारे रीजन्स बनाए हुए हैं, यानी कि काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। यानी कि जितनी भी कंट्रीज में उन्होंने डेटा सेंटर्स बनाए हैं वो सारे के सारे डेटा सेंटर्स आपको यहाँ पर शो होंगे, और उन सारे डेटा सेंटर्स की आपके पास लिस्ट आ रही होगी कि लाइक कि इंडिया का डेटा सेंटर क्या है, लिस्ट ऑफ द इंडिया डेटा सेंटर, यूएस के डेटा सेंटर्स की लिस्ट आ रही होगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर्स की लिस्ट आ रही होगी। तो अपनी जहाँ जहाँ जिस कंट्री में भी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो उन सारे के सारे डेटा सेंटर्स की लिस्ट आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड नाउ यू कैन सी दैट ग्लोबल लगा हुआ है। आई एम जस्ट क्लिक कि हम सबसे पहले EC2 पढ़ेंगे। आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर, यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द डेटा सेंटर। यहाँ पर कंट्रीज के नेम आ रहे हैं, लाइक यूएस कंट्रीज के जो भी नेम आ रहे हैं, एशिया की कंट्रीज के नेम आ रहे हैं, यूरोप कंट्रीज के नेम आ रहे हैं। तो उन्होंने हर लोकेशन पे अपने क्या करें, डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करें। नाउ कि अब आपकी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आया तो उसकी लोकेशन भी आएगी कि अगर आपको घर बनाना है तो किस जगह पर घर बनाना है, आपको कहीं घूमने भी जाना है तो उसका भी एक लोकेशन होगा कि मुझे पर्टिकुलर इस जगह पर घूमने जाना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रीजंस का, कि अगर मेरी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आया कि लाइक डिप्लॉय द वेबसाइट्स, अब वेबसाइट्स के वेब सर्वर जो बनाने हैं वो किस लोकेशन पे बनाने हैं, वो लिनक्स के बनाने हैं या विंडोज के बनाने हैं, वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर आएंगे। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अब आपको यहाँ पे अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो फर्स्ट यू कैन सिलेक्ट द लोकेशन। लाइक अगर मेरे को फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट बनानी है, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उसका जो नंबर ऑफ ट्रैफिक है 70% ट्रैफिक इंडिया से है एंड 30% ट्रैफिक फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ इंडिया है। तो मुझे क्या है, डिले को भी कंट्रोल करना है। डिले का मतलब है लेटेंसी, कि मेरी जो वेबसाइट है वो विद इन 3 सेकेंड्स ओपन होनी चाहिए, ये नहीं कि 10 सेकेंड लग जाए। तो लेटेंसी को भी मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग से मैं अब कंट्री सेलेक्ट करूंगा कि अगर 70% यूजर इंडिया में, तो दैट्स बेटर कि हम डिप्लॉय द सर्वर इन इंडिया लोकेशन, यस और नो। सो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने यहाँ पर क्या करने से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, रीजंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो नाउ यू कैन सेलेक्ट द रीजन, आपको अपनी नीड के लिए सीजन। अब आपको जिस भी रीजन में जाना है वहाँ पे सर्वर्स बनाना है, तो सर्वर्स के लिए आपको सर्वर की सर्विस के बारे में पता होना चाहिए। आपको स्टोरेज बनाना है, नेटवर्किंग बनाना है, तो कौन सी सर्विसेज कहाँ पर है। अब आप मुंबई में बनाना चाहते हो तो मुंबई में सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि मैं कहता हूँ आपने घर लिया दिल्ली, तो दिल्ली के हिसाब से आपने जो था आपने घर खरीद दिया। अब आपको खाना बनाना है, तो अब खाना बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब दिल्ली में अरेंज करोगे ना, दिल्ली से ही खरीदोगे, बट वो सारी सामान तो चाहिए ना, सारी रिक्वायरमेंट्स तो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो सेम कॉन्सेप्ट है रीजन। सो रीजन क्लियर हुआ। अब रीजन के अंदर एक और पैटर्न है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि AWS CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड वन डिफॉल्ट नेटवर्क इन एवरी रीजन। यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने हर रीजन में एक डिफॉल्ट नेटवर्क बनाया है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क का नाम है, आप जिसको घर पे वाईफाई बोलते हैं, यहाँ पर हम उसको VPC बोलते हैं। तो क्लाउड का जो नेटवर्क है उसका नाम क्या है, VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यानी कि हर रीजन में उसने एक नेटवर्क अपना बनाया हुआ है, जिसकी IP रेंज है 172.31, जिसकी IP रेंज है 172.31.0.0/16, जिसकी IP रेंज क्या है, यानी कि क्लाउड का जो नेटवर्क है, अगर आप उस नेटवर्क पर अपना कोई भी सर्वर कनेक्ट करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर रेंज के IPs मिलेंगे। तो या तो आप अपना कोई भी IP क्लास A, आप IPv4 है, A B C कोई भी क्लास के IPs आप यूज़ कर सकते हैं, या क्लाउड ने भी क्या है, क्लास B का IP यूज़ करा हुआ है, दैट इज़ अ प्राइवेट IP एड्रेस। तो आप या तो आप क्लाउड का यूज़ कर लीजिए या अपना नेटवर्क। सो नाउ कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यानी कि AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड वन डिफॉल्ट नेटवर्क, जिसको हम VPC बोलते हैं, जिसकी IP रेंज क्या है, इन एवरी रीजन। चॉइस इज योर, कनेक्ट रिसोर्स with default network
और यूज ऑन नेटवर्क। अब आपकी मर्जी है कि आपने कोई सर्वर बनाया, लाइक फॉर एग्जांपल कि आज आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं। तो आपके पास है कि जब आपने अपनी सिम खरीदी थी जियो की या एयरटेल की या वोडाफोन की, तो उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया था डेटा का। अब आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाना है तो या तो आप डेटा यूज कर लो जो कि प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, या आप अपने घर में वाईफाई लगा लीजिए। तो दो ऑप्शंस हो गए ना। तो वाईफाई तो सर्विस प्रोवाइडर ने आपको नहीं दिया ना सिम के साथ, सेम कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं कि या तो आपको कम्युनिकेशन करना है आप हमारे नेटवर्क के थ्रू कर लीजिए, या आप अपना नेटवर्क खुद से बना लीजिए। अब कंपनी किसी का बना हुआ नेटवर्क यूज करेगी या वो अपना बनाएगी? तो यहां पर हम सारी चीजें कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। मैं क्लाउड बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड पढ़ाने वाला हूं, और सारी चीजें हम अपनी खुद की क्रिएट करेंगे, बनी हुई चीजों को यूज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में एक दो चीजें मैं बनी हुई पे बताऊंगा, बट आपको अपना खुद का सारी चीजें क्रिएट करके एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। सो रिसोर्स विद द डिफॉल्ट नेटवर्क और यूज ऑन नेटवर्क। सो आपकी मर्जी है कि आपने अगर कोई सर्वर बनाना है तो आप उसके पास एक डिफॉल्ट वीपीसी भी बना हुआ है, तो आपको सर्वर बनाना है तो या तो आप पर्टिकुलर उस सर्वर को उस वीपीसी के साथ कनेक्ट कर दो उसके नेटवर्क से, या आप अपना खुद का नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि जब भी हम क्लाउड के अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपके पास सर्च आ रहा है। सर्च में पहली जो सर्विस है वो आपकी EC2 है जो हम पढ़ने वाले हैं। EC2 को मैंने यहाँ पे स्टार करा हुआ है, दैट्स वाई ये यहाँ पे शॉर्टकट बन के आया है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। एंड EC2 के साथ हमेशा एक और सर्विस हमारी चलती है VPC, नेटवर्किंग। सो सर्वर जो बनेंगे वो हमारे EC2 के अंदर बनेंगे, और क्लाउड का जो नेटवर्क है वो VPC है। और आपको अगर सर्वर बनाने तो पहले नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। फिलहाल डिफॉल्ट नेटवर्क है तो इसलिए आप चाहें तो VPC को यूज नहीं, बट मैं क्या है, मैं पैरेलली डे 1 से ही, यानी कि सेकंड या थर्ड क्लास से आपको आपका VPC बनवाऊंगा। यानी कि मैं आपको चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस अपने वाले VPC पे करें, किसी की बनी हुई चीजें यूज ना करें। तो जिससे आपको पता लगे कि अगर नेटवर्क बनाना है, मेरी कंपनी को 100 सर्वर्स लगाने हैं, 400 लगाने हैं, 4000 सर्वर्स लगाने हैं, तो आप अपनी मर्जी से उसका नेटवर्क प्रिपेयर करें। गॉट इट? तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर दो सर्विसेज हम पैरेलली यूज करेंगे, एक आपका EC2 और दूसरा VPC। अभी 2 वीक हमारी यही क्लासेस चलेंगी। 2 वीक के अंदर ये दोनों सर्विस में फिनिश करूंगा, देन मूव टू रूट 53 S3 SNS सर्विस। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद ये पूरी लाइन फिल हो जाएगी। यहाँ पे काफी सारी सर्विसेज है, 1 बाय 1 करके मैं एड ऑन करता हुआ चलूंगा, पढ़ना आपको है। नाउ सो यहाँ पर आ गया EC2। अब नेक्स्ट है, तो ये तो था रीजन तक क्लियर हो गया। अब यहां पर आता है एक और पॉइंट आपके पास। रीजन के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पे जोन, जिसको हम कॉल करते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स इन क्लाउड, व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स, तो रिसोर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स इन क्लाउड, और गाइज ये जो टर्म्स है ये हर क्लाउड के लिए कॉमन है। आप अजूरे के अंदर भी यही है, AWS के अंदर भी यही है, GCP के अंदर है, सारे क्लाउड में यही टर्म्स हैं। कोई भी टर्म्स चेंज नहीं है। आप कोई भी क्लाउड का पोर्टल लॉगिन करके देख लेना, हर जगह यही है, बस 19-20 का फर्क आएगा। सो लाइक व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स इन क्लाउड, फर्स्ट लॉगिन विद अकाउंट, आपको अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा, यस या नो। देन सिलेक्ट रीजन, आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन सिलेक्ट जोन, आपको अपना जोन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ चॉइस इज योर। क्रिएट, सॉरी, अब आता है जोन क्या है। तो जोन के बारे में बताता हूं। CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स डिप्लॉय मल्टीपल डेटा सेंटर, मल्टीपल फिजिकल डेटा सेंटर्स इन विद इन रीजन। तो ये जो मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं विद इन रीजन इज कॉल्ड अ जोन। यानी कि जो हमारे पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं
इन्हीं डेटा सेंटर्स को हम क्या करते हैं, जोन्स बोलते हैं। बट जोन किसको बोला जा रहा है, जो विद इन रीजन है, या लाइक कि आपने एक रीजन सेलेक्ट करा इंडिया। अब इंडिया के अंदर भी एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए, लाइक इंडिया। अब इंडिया में आपके एक से ज्यादा घर हो सकते हैं। आपने क्या बनाया, एक मुंबई में बना दिया, एक यूपी में बना दिया, एक दिल्ली में बनाया। दैट इज अ 3 हाउस इन 3 डिफरेंट स्टेट। अब मुंबई में अगर प्रॉब्लम आ रही है बरसातों में, तो आप कहाँ हैं, दिल्ली या यूपी में आ सकते हो, यस या नो। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे मल्टीपल डेटा सेंटर्स है फॉर एज पर द एरिया, लाइक इंडियन एयर बेसिस। अब इंडिया अगर अपने सारे फाइटर जेट एक ही एयरबेस पे खड़े कर दे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने क्या करा है, मल्टीपल एयरबेसिस बनाए हैं जो कि एक दूसरे का बैकअप भी है। इसी तरीके से यहाँ पे है CSP डिप्लॉय द मल्टीपल फिजिकल डेटा सेंटर्स यानी कि जोन्स इन विद इन रीजन। चॉइस इज योर, क्रिएट रिसोर्स इन सिंगल जोन और मल्टी जोन। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी रिसोर्स को सिंगल जोन में एग्जीक्यूट करना चाहते हो या मल्टी जोन। फॉर एग्जांपल कि आई एम जस्ट लॉगिन विद क्लाउड अकाउंट, और क्लाउड अकाउंट पे जाने के बाद नाउ आई एम सेलेक्ट कि मैंने यहाँ पे इंडिया का रीजन सेलेक्ट कर लिया। दिस इज माय रीजन कॉल्ड इंडिया, लाइक मुंबई। तो यहाँ पे जो मेरा रीजन आ रहा है उसका नाम है मुंबई। मुंबई का जो कोड है वो है AP-SOUTS South-1। दिस इज अ कोड ऑफ द मुंबई रीजन। आपको ये कोड और कहाँ से दिखेगा, तो जब भी आप अपने क्लाउड अकाउंट पे लॉगिन होंगे, सो लाइक इफ यू कैन क्लिक ऑन द मुंबई, तो यहाँ पे देखिए रीजन है, आप जिस भी रीजन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये पोर्टल अपने आप ही रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर रीजन पे। अब मुझे क्या है, मेरा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में बनाना है तो सबसे पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर एंड देन क्लिक ऑन मुंबई। तो मुंबई पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखिए मुंबई से आगे उसका कोड लिखा हुआ है AP South 1। नाउ क्या मुंबई रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड इनसाइड द EC2। तो यहाँ पे देखिए देयर आर द 3 जोन इज अवेलेबल। तो हर रीजन में एक से ज्यादा जोन बने हुए हैं, लाइक कि ये जो मुंबई रीजन है इसी में ही उन्होंने अपने क्या बनाए हुए हैं, जोन्स बनाए हुए हैं। इन पर्टिकुलर जोन के नाम क्या हैं, तो जब भी हम जोन की बात करते हैं तो जोन के जो यहाँ पे नाम है वो होंगे AP South 1A, यानी कि AP South 1A, जोन A, जोन B एंड जोन C। ये आपके जोन्स हैं। और जो डिफॉल्ट VPC बना हुआ है, आपका जो एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ VPC। जो हमारा एक डिफॉल्ट VPC बना हुआ है, वो VPC इन तीनों के तीनों जोन से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब मैंने बताया था कि ये तो था जोन, तो 3 जोन्स हैं। ऐसे हर कंट्री में अपने मल्टीपल जोन्स हैं। अब मैंने बताया था कि सिंगल जोन और मल्टी जोन, लाइक कि आप सर्वर्स बना रहे हैं, तो आपने क्या करा कि 2 सर्वर्स अगर आपने इसी जोन में बना दिए और इनको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, आपने इन दोनों सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द सर्वर 1 और सर्वर 2। तो गाइज ये है मेरा सिंगल जोन। या आप क्या कर सकते हो, आप अपना इंफ्रा कुछ इस तरीके से ही बना सकते हो। नाउ यू कैन क्रिएट अ सर्वर इन 2 डिफरेंट जोन एंड नाउ कनेक्ट विद ईच अदर। और आपने क्या करा, इन दोनों सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा MZ हो गया, दैट इज कॉल्ड अ मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये क्या है, मेरा SZ हो गया, इट्स अ सिंगल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पे टर्म्स आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो SZ और MZD लिखा आएगा, सिंगल जोन और मल्टी जोन। ना अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने सिंगल जोन इंफ्रा बनाया है, ड्यू टू XYZ रीजन आपका एक सर्वर क्रैश हुआ, दूसरा सर्वर गिव यू द सपोर्ट, यस और नो? क्यों? एक सर्वर ही तो डिलीट हुआ है, दूसरा तो एक्टिव है। अगर आपका जोन क्रैश होता है देन इसके अंदर के सारे सर्वर चले जाएंगे एक ही साथ।
अब मल्टी जोन में फायदा क्या है कि अगर सर्वर क्रैश होता है तो भी दूसरा जोन सपोर्ट दे रहा है सर्वर, और अगर जोन भी क्रैश होता है तो अनदर सर्वर मेरे को सपोर्ट दे रहा है और अनदर जोन भी दे रहा है। दैट्स लाइक इफ यू कैन क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब अपनी रिसोर्सेज बना रहे हैं, आप विद इन अ रीजन, विद इन अ जोन बना रहे हैं, या विद इन अ रीजन मल्टी जोन बना रहे हो, या विद इन अ मल्टी कंट्रीज भी बना रहे हो। तो आगे हम चलेंगे तो ये सारी चीजें भी आपकी आएंगी। सारी चीजें जितनी बता रहे हैं सारी प्रैक्टिकली होनी है, नथिंग इज थ्योरी। यहाँ पे थ्योरी वर्ड नहीं है, जो भी चीज बता रहा हूं वो सब आगे आपकी लैब आएगी और कल से ही आएगी। नाउ गाइस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन, ये हमारा जोन का कॉन्सेप्ट है। अब इससे नेक्स्ट का एक और पैरामीटर आता है, नोट करके यहाँ पे एक मैं शॉर्ट नोट्स लिख देता हूँ 2 लाइन का, जो कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है मुझे ऊपर। सेम VPC connected resources is communicate with each other when resources connected with different VPC in same region or zone. When communicate with each other, when resources connected within different VPC in same region and so on zone, it's not communicate with each other by default, but we can do. तो कहते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरी रिसोर्सेज सेम VPC से कनेक्टेड है तो वो कम्युनिकेट करेंगे। अगर मेरी रिसोर्सेज अलग अलग VPC से कनेक्टेड है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हो सकता है वो अलग अलग VPC सेम रीजन में भी हो सकते हैं, सेम जोन में भी हो सकते हैं, या अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं कि आपने एक सर्वर US में लगाया है, दूसरा सर्वर मुंबई में लगाया है। यानी कि दोनों अगर अलग अलग कंट्रीज में है तो दोनों के नेटवर्क्स भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सेम ही है कि सेम लोकेशन का मतलब है लैन नेटवर्क, और डिफरेंट VPC का मतलब है वैन। तो मैंने आपको बताया लैन और वैन का कॉन्सेप्ट भी, कि लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सेम VPCs कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि सेम नेटवर्क पर हैं तो कम्युनिकेट करेंगे। इफ इट्स अवेलेबल इन डिफरेंट नेटवर्क्स इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट अगर उनको कराना है तो वी कैन यूज द गेटवे और अदर थिंग्स हमें रिक्वायर्ड है। सो ये सारी लैब्स होनी है, ये आपके प्रोजेक्ट्स होंगे लाइव। यहाँ पे जितने भी हैं लाइव प्रोजेक्ट्स ही होने आपके, कोई भी नथिंग लोकल होस्ट पे है नहीं। जो भी डिप्लॉय करेंगे आप नेक्स्ट सेम डे अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस करेंगे। अगर आप क्लाउड आ रहे हैं और क्लाउड अगर आपको कोई भी थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है तो वो आपको क्लाउड गलत पढ़ा रहा है। तो नाउ सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपके पास जोन आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लाइक का क्लाउड का अकाउंट आपको क्रिएट करना है, देन रीजन्स क्या होता है, देन जोन क्या होता है, और रिसोर्सेज क्या होता है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, इज इट सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि आपके पास देखिए जब आप यहाँ पे क्लाउड पे जाएंगे EC2 में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप है क्या, इसका यूज क्या है। नाउ कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल, यानी फायरवॉल्स का मतलब है एक डिवाइस है आपका, एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है विद द हेल्प ऑफ SG। SG stands for security group. With the help of security group allow cloud resource access
permissions and IP address, protocols, and port number। यानी कि क्लाउड का मतलब है कि आपने सपोज करिए क्लाउड पे एक सर्वर बनाया, दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड सर्वर। अब इस सर्वर की सर्विसेज पर यहां पर एंड यूजर्स बैठे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड अ एंड यूजर। एंड यूजर लाइक यू एंड मी, हमारे पास क्या लाइक अ यूजर 1 जिसका सिस्टम का IP इज इट लाइक 1.1.1.1 है। इज इट लाइक अ यूजर 2 इज अवेलेबल, द सिस्टम IP इज 2.2.2.2। इज इट लाइक अ यूजर 3 इज अवेलेबल, is a system IP like a 3.3.3.3। all candidates are connected with the internet, सभी कैंडिडेट इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। is it called the ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सभी यूजर्स किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? द ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द ISP। अब यहां पर क्या है, दिस इज अ सर्वर। ये सर्वर जो है ये मेरा वेब सर्वर है। वेब सर्वर का मतलब है कि यहां पर मैंने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कराई है। दिस इज सर्वर कि मैंने लिनक्स पर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कराई है, दिस इज कॉल्ड अ वेब सर्वर। अब यहां पे दो टर्म्स हैं कि उन्होंने बोला है कि सर्वर एक्सेस बाय एडमिन ओनली, यानी कि सर्वर को सिर्फ एडमिन ही ओनली कर सकता है, यानी कि सर्वर पे काम सर्वर का एडमिन करेगा। यस और नो? यानी कि यूजर 1 जो है सपोज करिए दिस इज कॉल्ड अ एडमिन एंड सर्वर सर्विस एक्सेस बाय द एवरीवन। एक्सेस बाय एवरीवन, लेकिन सर्वर पे जो सर्विस बनी डिप्लॉय हो रखी है उस पर्टिकुलर सर्विस को कोई भी एक्सेस कर सके। एवरीवन, एक्सेस बाय एवरीवन, यानी कि वेब सर्वर का मतलब है वेबसाइट्स। सो गाइस यहां पर दो चीजें कि वेबसाइट किस प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सेस होते हैं, दैट इज एक्सेस फॉर द HTTP जिसका पोर्ट नंबर होता है 80 या HTTPS जिसका पोर्ट नंबर होता है 443। सो आपकी जो वेबसाइट एक्सेस होती है वो आपकी होती है किसके थ्रू? इन प्रोटोकॉल। लेकिन जो आपका सर्वर एक्सेस होगा तो सर्वर एक्सेस होने के लिए आपको या तो आपका जो सर्वर है लिनक्स का है, विंडोज का है, मैक का है। तो आपका जो सर्वर है या तो वो होगा आपका RDP से, यानी कि सर्वर का जो कंसोल है सर्वर एक्सेस होगा RDP से, यानी कि विंडोज का है जिसका पोर्ट नंबर है 3389, या आपका सर्वर होगा SSH से जिसका पोर्ट नंबर 22 है। यानी कि आपका जो सर्वर है यानी कि सर्वर आपका एक्सेस होगा इन प्रोटोकॉल से, और सर्वर पे जो वेब सर्विस है वो है, यानी कि अगर आप मेलिंग सर्विस बनाना चाहते हैं तो मेल के लिए मेलिंग POP3 IMAP उनके प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, पोर्ट नंबर अलग होंगे। यानी कि अब आपको इन सर्विस को इन यूजर को एक्सेस कराना है। इन दोनों के बीच में आपके पास आएगा सिक्योरिटी ग्रुप। इस लेयर पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है, मिडिल लेयर पे, दैट इज कॉल्ड अ फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप डिवाइडेड इन अ 2 पार्ट्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से पहला आपके पास आता है आउटबाउंड, और आउटबाउंड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रूल बना रहता है ऑल ट्रैफिक। ये कहां से दब गया भाई? आउटबाउंड, तो आउटबाउंड के अंदर आपके पास बना रहता है ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक क्या? अलाउ, यानी कि 0.0.0.0/0। इसका मतलब है ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, यानी कि सर्वर से फायरवॉल तक का सारा ट्रैफिक अलाउड है। यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है, सर्वर से सारी चीजें क्या है, अलाउड है। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप ने लगने की वजह से क्या है, उसने यहां पर सारा ट्रैफिक इसके पास तो आ रहा है बट इसने यहां पे सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है। अबे यार कौन है ये? यानी कि यहां पे क्या है कि सारा का सारा सर्वर क्या है, आउटबाउंड में तो अलाउड है। अब आपको बाहर किसको क्या एक्सेस देना है उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा इनबाउंड रूल्स। क्रिएट इनबाउंड रूल। आपको यहां पे इनबाउंड रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे।
नाउ इस केस में आपको इनबाउंड रूल्स, इनबाउंड रूल्स में मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मेरे पास दो टाइप्स के यहां पे रूल्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के रूल्स हैं, बट यहां पे 2 ही मैं बता के चल रहा हूं आप लोगों को। तो जो रूल्स हैं वो क्या हैं, वो रूल्स हैं आपका पॉइंट नंबर 1, एक आपके पास आएगा कस्टम। कस्टम यानी कि आप अपनी मर्जी से चीजों को अलाउ करना चाहते हैं। एक आपके पास यहां पे आएगा एनीवेयर। एनीवेयर करा यानी कि हर कोई सारी की सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। और तीसरा आपके पास आएगा माई आईपी। जो तीसरा रूल आपके पास यहां पे आएगा, इट्स अ माई आईपी। सो माई आईपी का मतलब है कि आप जिस लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हो, क्लाउड का पोर्टल जहां एक्सेस कर रखा है वही आपका आईपी लग जाएगा। यानी कि अगर आपने माई आईपी करा और यहां पे उसने जो भी आईपी उठाया, तो इस आईपी के अलावा आपकी रिसोर्स कहीं और एक्सेस नहीं होगी, जहां पर ये आईपी चल रहा होगा वहीं पर ही। और अगर आप एनीवेयर करते हैं तो दैट मीन्स एवरीवन, इंटायर वर्ल्ड, आपकी रिसोर्स इंटायर वर्ल्ड सारी जगह एक्सेस होंगी व्हेन यू सिलेक्ट द एनीवेयर। लेकिन अगर आप कस्टम में जो आईपी डालेंगे तो आपकी रिसोर्स सिर्फ उस पर्टिकुलर आईपी पे एक्सेस होगी। यानी कि अब मुझे एक्सेस देना है कौन सा, वेब सर्वर का। सो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे डाला, सबसे पहले रूल सिलेक्ट करा कस्टम। क्लियर, कस्टम में मैंने ऐड करा, देन आई एम सिलेक्ट द प्रोटोकॉल आरडीपी, जिसका पोर्ट नंबर क्या है 3389। ये 3 चीजें अलाउड कर दी। अब इसके आगे जाके नाउ आई मेंशन द आईपी 1.1.1.1, यानी कि आईपी यानी कि 1.1 यानी कि आरडीपी से रिलेटेड सर्विस सिर्फ यूजर 1 ही एक्सेस कर पाएगा और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वर एक्सेस बाय द एडमिन ओनली है। तो मैंने क्या करा, एडमिन का आईपी उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के साथ क्या कर दिया, मैप कर दिया। अब दूसरा है कि सर्विस को कोई भी एक्सेस कर सके। तो सर्विस क्या है, वेब सर्विस है, यानी कि वेबसाइट तो इंटायर वर्ल्ड एक्सेस होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कस्टम ना करके एनीवेयर वाला ऑप्शन लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा IPv4 एनीवेयर और प्रोटोकॉल HTTP पोर्ट नंबर 80। दैट्स इट। वो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या करेगा, 0.0.0.0/0 को ऐड कर देगा। तो यानी कि 0.0 एनीवेयर का मतलब है कि प्रोटोकॉल 80 से रिलेटेड सर्विस कोई भी एक्सेस कर लेगा, यानी कि यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 हर कोई एक्सेस कर लेगा। इज इट क्लियर? लाइक कि अगर मुझे यही चीज करना है तो हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिंपल सा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन login with portal, select the region मुंबई region, select the EC2 सर्विस मैंने सेलेक्ट करी, देन स्टार करा, शॉर्टकट बन के आ गया, देन क्लिक ऑन दिस सर्विस, EC2 पे मैंने क्लिक करा, देन कम टू इनसाइड द नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इन सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे सर्वर बना रहा हूँ लाइक का वेब, यानी कि वेब SCRVR सर्वर, एक वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए एक वेब सर्वर बना रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गिव द वेब सर्वर SG, सिक्योरिटी ग्रुप नेम दे दिया, नाउ गिव द नेम अलाउ प्रोटोकॉल्स। अब आपको पता होगा कि क्या सर्विस आप रन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स भी आपको पता होंगे। तो अलाउ प्रोटोकॉल्स लाइक RDP एंड HTTP। नाउ किस पर्टिकुलर नेटवर्क पे, सो आई एम सिलेक्ट द डिफॉल्ट VPC। आउटबाउंड ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक है बाय डिफॉल्ट 000। नाउ कि वी कैन क्रिएट इनबाउंड, कि मुझे क्या चीज किसको अलाउड करनी है। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ रूल, कस्टम रूल्स करा। कस्टम रूल्स अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट कम टू कस्टम का मतलब है आप जो भी पोर्ट नंबर यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग देना चाहते हो, यानी कि स्टैंडर्ड ना मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर 8080। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग पोर्ट नंबर्स भी दे सकते हैं, दैट इज अ पोर्ट फॉरवर्डिंग जब हम करते हैं, बट अभी हम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू कि मैंने यहाँ पे आया कि मुझे यहाँ पर RDP, सो आई एम जस्ट मेंशन द RDP प्रोटोकॉल, आई एम सर्च द RDP द पोर्ट नंबर 3389। अब कस्टम का है कि अगर मैंने जिस भी यूजर का IP दिया तो वही एक्सेस करेगा। क्लियर द पॉइंट? या मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा इस सर्वर को कोई एक्सेस ना करे, सो आई एम जस्ट गिव द माई IP, वो ऑटोमेटिकली मेरा पब्लिक IP ले लेगा। यानी कि अब RDP सर्विस सिर्फ इस पर्टिकुलर IP पर ही चलेगी और किसी अदर लोकेशन से एक्सेस नहीं होगी। बट नाउ द HTTP,
एनीवेयर ले लेते हैं तो फिर मतलब सारी जगह सारी जगह, ठीक है। HTTP करा, अब HTTP कहाँ पर हो, मैं कहता हूँ IPv4, तो एनीवेयर कर दिया तो देखिए IPv4, यानी कि HTTP से रिलेटेड इंटायर वर्ल्ड एक्सेस होगी, लेकिन RDP से रिलेटेड सर्विस आपकी पर्टिकुलर इसी IP पर ही एक्सेस होगी। लेकिन आपकी कंपनी क्या है, हो सकता है कि कुछ लोग IPv6 यूज कर रहे हो, तो आपको HTTP को पर्टिकुलर IPv6 पर भी क्या करना पड़ेगा, अलाउड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ रूल कि दिस इज अ 1-to-1 मैपिंग, कि ये प्रोटोकॉल इस लोकेशन पे एक्सेस होगा, ये इस प्रोटोकॉल से रिलेटेड इंटायर वर्ल्ड में एक्सेस होगी। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज के लिए अलाउड करना है, तो आप यहाँ पर ऑल ट्रैफिक ले सकते हैं। बट ऑल ट्रैफिक, और अगर आपने यहाँ पे एनीवेयर कर दिया, यानी कि आपने सारी की सारी सर्विसेज ओपन कर दी हैं, सारे पोर्ट्स 65,536 पोर्ट्स होते हैं, 65,536 पोर्ट्स आपने पब्लिकली ओपन कर दिए हैं। यानी कि अगर आपने पब्लिकली सारी चीजें ओपन कर दी तो आपके कोई भी अटैक आपके नेटवर्क पे इजीली कर सकता है, क्योंकि आपने सारे के सारे, कहते हैं ना, आपके घर में 20 दरवाजे, आपने 20 के 20 ओपन कर दिए, तो अब क्या है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो सिंपल सा है कि अगर आपको 2 दरवाजे यूज करने हैं तो यू कैन ओपन, आप अलाउड सिर्फ वही 2 दरवाजे करो ना, बाकी को बंद रहने दो। सो ऑल ट्रैफिक आपको करना नहीं है, बट अभी इनिशियल स्टेट में आपको ये नहीं पता कि किस सर्विस के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, सो आप ऑल ट्रैफिक का रूल लेके चल सकते हैं। देन क्रिएट, तो दिस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी ग्रुप। सो यहाँ पे ये सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अब जो भी मैं यहाँ से रूल अलाउड करूंगा वो मेरे ISP पे जाएगा और यहाँ से ISP उसको एक्सेस है। तो ये जो पूरा का पूरा जो रूल है ये हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में होता है, कि यहाँ पर मैंने क्या करा है ना, कि मैंने यहाँ पे मैपिंग करी है किससे, RDP की मैपिंग मैंने कर दी है इसके साथ, कि इसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट उसके अलावा मैंने HTTP की मैपिंग करी है कि एवरीवन, तो एवरीवन का मतलब है कि कोई भी यहाँ से यहाँ तक की सर्विसेज को, यानी कि HTTP वेब सर्विसेज को कोई भी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज क्योंकि मैंने एवरीवन यूज करा हुआ है, एनीवेयर। सो दिस इज अ रूल कि अब आपको कस्टम रूल्स बनाने हैं या एनीवेयर। सो आपको हमेशा जो एनीवेयर रूल्स होते हैं वो सिर्फ हम वेबसाइट्स के लिए लगाते हैं। एनीवेयर हम कहाँ पे लगाते हैं, अब मुझे अगर वेबसाइट्स भी कंट्रोल करने की पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ओपन ना हो, तो उसके लिए हमें कोई दूसरी अदर सर्विसेज हमें यूज करनी पड़ेगी, कि पहले ये इंफ्रा होगा, फिर हम और भी सिक्योरिटीज की लेयर इंप्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी ग्रुप। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया लाइक हाउ टू क्रिएट अकाउंट्स, ऑलरेडी मैं इस लैब के लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। रीजंस क्या है, क्लाउड हमें रीजंस बना के देता है, हमें रीजंस नहीं बनाने हैं। जोन भी हमें नहीं बनाने हैं, वो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बना के देगा। बट सर्वर्स हमें बनाने हैं, सर्वर्स के अकॉर्डिंग जो हमें एक्सेस पॉलिसीज हैं वो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और यूज ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप, सो ये भी मैं इसी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। सो थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कुछ भी कहना होता है? सब्सक्राइब